जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब हम आप सबको आज वृद्धाश्रम के विषय में बताएंगे। देखो, अपने भारत में तो पहले वृद्धाश्रम नहीं था। वैसे इतिहास के हिसाब से पता चलता है कि 6 फरवरी 1911 के पहले संसार में कहीं वृद्धाश्रम नहीं था। ये अमेरिका में पहले पहल 6 फरवरी 1911 में एरिज़ोना नाम का एक देश है, वहाँ जो है कि आरंभ हुआ वृद्धाश्रम। तो वृद्धाश्रम का कारण क्या है कि लोगों के अंदर लोभ लालच के ये कारण से हुआ है। अपने समाज के विषय में नहीं सोचते, अपने परिवार के विषय में नहीं सोचते, केवल दिन रात पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। क्या सोचते? पैसा रहेगा तो सब हो जाएगा। आज यही कारण है कि भाई भाई से नफरत हो गया। अरे भाई हमारा है, वो रहेगा, छोटा भाई है, वो रहेगा तो खाएगा, हमारा कम हो जाएगा, भागा उसको अलग करो। हम अकेले हैं, कमाने वाले हैं, हमें किसी से क्या लेना देना, हम तो कमा करके बहुत बड़ा पैसे वाले बन जाएंगे और पैसा वाला रहेंगे तो हमारी इज्जत कदर होगा, हम सुखी रहेंगे। ऐसा लोगों में सोच है। लेकिन जन नहीं रहेगा तो धन का रक्षा कौन करेगा? जरा ये विचार तो करो। मान लेता हूँ अब 5 भाई हो, अब आपके पास 5 काम है तो 4 काम के लिए मजदूर लगाओगे, एक काम स्वयं कर लोगे। और 5 भाई हो तो पांचों भाई लग करके 5 काम को कर सकते हो। केवल खाने का खर्चा तो ही है और मजदूर लगा करके काम कराओगे, क्या होगा? मजदूरी भी देना पड़ेगा। अपने भाई के जैसे काम भी नहीं करेगा वो तो समय का इंतजार करे, भाई शाम हो जाए, हमारा समय पूरा हो जाए, हमको छुट्टी ले लेना है। कारण कि मैं मजदूरों को देखा हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा। फिर ये बात हुई, एक संगठित परिवार में ये लाभ हुआ पहला। दूसरा लाभ, मान लो 5 भाई हो, अलग अलग हो, किसी में मेल नहीं है, सबको मालूम है कि आपस में मेल नहीं है, तो आपके संपत्ति को लूट ले जाएगा। आपके संपत्ति का रक्षा करेगा कौन? 5 भाई एकजुट रहोगे, संपत्ति भी रहेगी, किसी दुश्मन का हिम्मत भी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर नज़र उठा करके देखने का। उसको पता है कि देखो, अगर उसके ऊपर नज़र उठा करके देखे तो हमारी आंख लोग फोड़ देंगे, कारण कि 5 है। देखो, इसलिए संगठित परिवार रहना चाहिए। देखो, और बात कि आजकल क्या देखते हैं, 5 भाई हो, 10 भाई हो या 2 भाई 4 भाई हो, अलग अलग छोटा छोटा टुकड़ा अपना घर बनाते और जमीन उसमें फंस रहा है। एक मकान के अंदर ही 5 भाई का गुजर बसर आराम से हो सकता है, निर्वाह हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, एक ही मकान को इतना लंबा चौड़ा बनाओ। अब जितना एक आदमी लंबा चौड़ा मकान बना रहा है 5 के बराबर, उसमें 5 का गुजर बसर हो सकता है। लेकिन 5 है तो 5 जगह घिर गया, जमीन भी फंस गया, आज खेती के लिए जमीन नहीं बचा। फिर अलग अलग मकान बनाते हो तो छोटे छोटे मकान दिखाई दे रहे हैं। अगर 5 हो, 5 एक साथ संगठित मकान बनाओगे, एक क्या होगा कि एक महल जैसा दिखाई देगा, तो उसमें 5 भाई का मान सम्मान होगा। इसलिए ये जरा करके देखना, या नज़र दौड़ा करके सोच विचार करके देख लेना कि संगठित परिवार से कितना लाभ है। देखो, अकेले रहने में बराबर डर रहता है,
कि कहीं हमारा संपत्ति लूट न जाए। और ऐसे 5 संगठित रहोगे तो कोई लूटने का डर नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगा आंख उठा करके देखने का। आज यही कारण है कि लोग कमाने के होड़ में, पैसे के चक्कर में अपने माता पिता से भाग रहे हैं लोग दूर, और वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं। शर्म की बात है, क्या तुम नहीं वृद्ध होगे? तुम्हारी भी गति वही होगी। आज जो अपने बाप के साथ कर रहे हो ना, वही गति तुम्हारा भी होगा। तो मैंने बहुत माँ बाप से देख रहा हूँ। लेकिन ये कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है ये जो है हमारी अंग्रेजी शिक्षा नीति का ये देन है। देखो, इंग्लैंड का जो शिक्षा नीति है ना, उसी का देन है, कारण कि वहाँ की परंपरा ऐसी रही है। आज से कुछ वर्ष पहले तो पता चलता है कि लोग बच्चे नहीं पालते थे अपने पास में। भाई बच्चा पैदा हुआ, हमारे दोनों पति पत्नी के आनंद में ये बाधा खड़ा करेंगे, इनको अलग करो, बाहर फेंक दो, या तो किसी चर्च में दे दो, या अनाथ आश्रम में दे दो, या तो क्या करो, रोड पर फेंक दो, कुत्ता कुतिया खा जाए, या तो अनाथ आश्रम वाले उठा के ले जाए। ऐसा ऐसा ही पता चल रहा है। माता पिता को रखने का भी परंपरा वहाँ नहीं है। बच्चे अलग हुए, बच्चे बड़े हुए, खुद ही माँ बाप अलग कर देते। शादी हुआ नहीं को उनको अलग कर दो, वही भारत में परंपरा आ गया। पहले आज से हमें बचपन में देखा था 100 लोगों का परिवार, 100 सदस्य का एक परिवार हुआ करता था। आज तो क्या है, किसी परिवार में जाओ तो मुश्किल से 5 सदस्य दिखाई पड़ेंगे, या तो 2 ही 3 दिखाई पड़ते, पति या पत्नी, एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, बस। हम हर घर में यही देख रहे हैं। हम यही जन्मभूमि पर हूँ, हमारा जन्मभूमि सिकरौल है। इसी गांव में हमने देखा था एक जंगी महतो थे, वो ही अकेले, लगभग उनका उम्र था उस समय लगभग 70 वर्ष का, घर के मालिक थे, सभी घर के खर्चा पूरा करते थे और सबका कपड़ा सारा व्यवस्था किया करते थे। और उनके लगभग परिवार में 100 सदस्य थे। ऐसे ऐसे बहुत परिवार हमारे गांव में थे, 25-50 तो थे ही, कम से कम 10 हुआ करते थे। आज तो बस मुश्किल से 3, 4, 5 बस यही दिखाई दिए, स्त्री और पुरुष, उनके बच्चे बस हो गए। तो ये कहाँ का परंपरा है? इंग्लैंड का परंपरा है। और तो सबको ये पसंद हो गया। तो देखो भाई, अपने बच्चा को जिस हिसाब से, जिस पद्धति से शिक्षा दे रहे हो, कह रहे हो कि हमारा ये पद्धति है, इंग्लैंड का परंपरा तो बहुत अच्छा है, और इंग्लैंड का परंपरा आ गया अपने मत्थे पर कि जब हमको वहाँ का तो मालूम है, किसी को कोई रखता नहीं, बच्चे अलग कर देते, खुद माँ बाप अलग कर देते। माँ बाप अलग हो गए, वो भी सोचते कि यार बच्चे रहेंगे साथ में तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको दोनों को सोने में अच्छा नहीं लगेगा, आनंद लेने में अच्छा नहीं लगेगा, बच्चे के अलग करो। तो भाई जब बच्चे आपको अलग कर दिए कि माँ बाप को साथ में रखेंगे तो हमको स्त्री पुरुष दोनों एक साथ सो नहीं सकते, हमारे आनंद में बाधा आएगा, तो आपको अनाथ आश्रम में हटा दिए, तो फिर क्या आपको बुरा लगता है? भाई आपने तो पहले सोचा कि हमारा लड़का अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ेगा तो आगे होगा ही नहीं। इसी का परिणाम है आपको उसका अब ये लाभ मिला कि अनाथ आश्रम में जाओ, अनाथ आश्रम में आराम करो, वृद्धाश्रम में पहुंच जाओ। क्यों? आप सनाथ होते हुए भी अनाथ बनने का तो आपने नींव ही डाल दिया अंग्रेजी शिक्षा दे करके। अंग्रेजी का ही देन है, भारत में ऐसा परंपरा नहीं था। भारत में तो हमारे ऋषि महर्षियों ने एक वंदना किया है, स्तुति किया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी देवता बाद में, सभी कुछ बाद में, लेकिन सबसे क्या है, हे प्रभु आप ही माता पिता हो। तो बताओ कौन जो है माता पिता को दुख देगा? जो स्वयं परमात्मा के समान समझता है, माता पिता को कभी दुख नहीं दे सकता। तो देखो आज लोग अंग्रेजियत में पढ़ करके देवी देवताओं को भी भूल गए, ईश्वर को भी भूल गए। आज यीशु मसीह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहे हैं भारत में लोगों को, ईसाइयत पसंद आ रहा है, ईसाई परंपरा हमारे भारत में बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग केवल पैसे के लोभ में, थोड़े थोड़े पैसे के लोभ में ईसाइयों में प्रवेश कर रहे हैं। तो इंग्लैंड तो प्रवेश करेगा ही, इंग्लैंड की परंपरा, इंग्लैंड की सभ्यता आ गई, तो क्यों परेशान हो रहे भाई? बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चों को हम इंग्लिश माध्यम से पढ़ाएंगे, बच्चा हमारा आगे निकलेगा। अब उसी का परिणाम है आपको भुगतना पड़ता है। अरे भारतीय परंपरा ऐसा नहीं था,
यहाँ तो माता पिता को देवता के तरह ही नहीं, ईश्वर के तरह लोग पूजते थे। तो देखो, उस परंपरा को तोड़ने का ही नतीजा है कि लोगों को वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। क्यों अब खराब लगता है भाई? देखो, मज़ा तो ले लिए अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा करके, सज़ा कौन भोगेगा भाई? जैसे एक बलेसर बिरहिया हुआ, बिरहा गाने वाला गायक, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले का है लगभग, उसने गाया है कि ए बबुआ कटहर के कुआ थू खैला तई मोटका मुंगरवा का होए। तो भाई ये क्यों, अब क्यों बुरा लग रहा है? ये भी तो इंग्लैंड का परंपरा है। इंग्लैंड का परंपरा, अंग्रेजी से आगे बढ़ोगे तो ये भी आगे बढ़ जाओ, चलो वृद्धाश्रम में चले जाओ, बच्चों को आगे बढ़ने दो। अब क्यों बुरा लग रहा है? अगर अभी से भी जिन जिन को वृद्धाश्रम में नहीं जाना हो तो अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाओ। गुरुकुल परंपरा बहुत उच्च कोटि का था, सबको पता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुरुकुल ही था, वहाँ भी यही परंपरा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में, यही परंपरा था। तो देखो, वहाँ विदेश से बच्चे आते थे। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय में सबको पता है, ह्वेनसांग आया था यहाँ पढ़ने के लिए। ऐसे बहुत से विद्यार्थी आए हैं, लेकिन ह्वेनसांग का नाम आता है। तो देखो, चीन से आया था ह्वेनसांग, भारत का नहीं रहने वाला था। देखो, इससे साबित होता है कि भारत की शिक्षा बहुत ऊंची कोटि की थी। ये बात सबको पता है, लेकिन विद्यार्थियों को अभी सबको पता नहीं है। विद्यार्थियों को तो यहाँ का इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा है। यहाँ के वीर योद्धा कौन कौन थे उनका नाम भी पता नहीं है। अंग्रेजों का इतिहास, मुगलों का इतिहास अधिकतर पढ़ाया जा रहा है। आज की पढ़ाई तो हमको समझ में आता बिल्कुल दो कौड़ी का। ठीक, जैसे अभी उदाहरण दे दूँ, कोई भी चीज़ ले लो, ट्रैक्टर ले लो, ट्रक ले लो, बस ले लो, या मोबाइल ले लो, या कुछ भी ले लो, उसके आविष्कारक कौन था, कब आविष्कार किया, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कैसे हम उसको बना सकते हैं, उसको मरम्मत कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कोई नहीं, चर्चा नहीं। ये सब हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अरे भाई, हमको ये जान तो लेंगे बाद में, पहले हमको ये जानना है कि हम उस पार्ट्स को, उस मरम्मत, उसका कोई भी मशीन हो, उसका हम मरम्मत कैसे करेंगे, हम कैसे चलाएंगे, उससे कैसे लाभ लेंगे, इसके बारे में हमें पहले जानना चाहिए। बाद में पता कर लेंगे भाई कब बना, कौन बनाया, उसकी बात की तो बात है। तो देखो, ये आज ऐसी हमारी शिक्षा नीति चल रही है जो कि पहले से भी दिन प्रतिदिन भ्रष्ट होता जा रहा है। बच्चों को हम देखते कि ये इसका आविष्कार किसने किया, कब किया, वो तो जान लिए, लेकिन उस आविष्कार से हमें लाभ क्या है, उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, वो तकनीकी जो है उस मशीन को हम कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हमें जानना है। वो नहीं बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कब आविष्कार हुआ, किसने किया, बस हो गई बात, काम पूरा। आज के बच्चे भी सोचते कि भाई इतना हम लिख देंगे तो हमको पास भर का नंबर मिल जाएगा, हम पास हो जाएंगे, बस काम खत्म। उस विषय को जानने से क्या लेना देना? अरे विषय नहीं जानोगे तो तुम्हारा हानि है। तुम आविष्कार होने से तुमको कोई फायदा नहीं मिल सकता। किसने किया, कब किया, ये जान करके क्या कर लोगे, उससे क्या लाभ मिल जाएगा, बस इतना बता सकते हो। लेकिन तुमको उससे लाभ क्या मिला? वो मशीन तुम्हारे सामने आ गया तो क्या बना सकते हो तुम? वो वैज्ञानिक था, उसने बना दिया, लेकिन वो कैसे बनाया, कैसे बना, हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। तो आज इधर उधर की बातें पढ़ाई जा रही है। ये हमको लगता है कि विदेशियों का ये इशारा है कि भारत को बर्बाद करो। यहाँ की शिक्षा नीति दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। पहले पाल तो आया ये लॉर्ड मैकाले, उसके पहले तो मुगल तो बर्बाद किए ही थे, लेकिन मुगलों से अधिक बर्बाद किया यहाँ के शिक्षा नीति को लॉर्ड मैकाले। और उससे अब जो है दिन प्रतिदिन बर्बाद होता ही जा रहा है। कुछ बचा बचाया था वो भी बर्बाद हो रहा है। पहले तो हमारे विद्यालयों में बचपन हमने देखा था बहुत कुछ सिखाया जाता था, और सिखाने नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं रहे, बस केवल लिख लो पढ़ लो। अब तो वो भी कुछ नहीं, बस केवल प्रश्न उत्तरी में आता है, प्रश्न उत्तर याद कर लो, परीक्षा में लिख लो और पास हो जाओ, प्रमाण पत्र मिल जाए, हो गई बात पूरी। लेकिन क्या वो प्रमाण पत्र तुम्हारे काम आएगा? मान लो ठीक है
किसी भी मशीनरी के बारे में जानना है, प्रश्नोत्तरी में पढ़ लिए। क्या वो प्रश्नोत्तरी में पढ़ने से तुम उत्तर लिख देने से मशीन को बना सकते हो? कृषि के बारे में ही ले लो, कृषि के प्रश्नोत्तरी में जो आया लिख लिए, लेकिन कृषि का ज्ञान होगा? डॉक्टरी हो, कोई मैकेनिकल हो। मान लो हम मोबाइल ही सामने अभी हम देख रहे हैं, मोबाइल के बारे में पढ़ लिया खूब अच्छे ढंग से, प्रश्नोत्तरी लिख दिया। मोबाइल बनाने नहीं आता तो वो पढ़ने से, प्रश्नोत्तरी दे देने से, प्रमाण पत्र ले लेने से क्या लाभ हुआ? अरे उसको बना करके तुम ठीक कर दो। पूरी ज्ञान होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब वो प्रश्नोत्तरी और वो प्रमाण पत्र तुम्हारे प्रश्नोत्तरी से पढ़ने का लाभ और प्रमाण पत्र जो मिल गया उसका लाभ तब तुमको मिलेगा। किसी भी विषय को ले लो, करके सीखो। करके सीखोगे तो कामयाब हो सकते हो, तुम्हारे जीवन जो सार्थक होंगे। नहीं तो बेकार का फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो, उसे कोई लाभ हो है नहीं। केवल पढ़ाई का नाम है, कोई काम का नहीं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो ये हम और चले गए कहाँ? हाँ, तो उसी अंग्रेजी शिक्षा नीति का देन है ये कि आज हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बेरोजगारी का यही कारण है। बच्चे तो पढ़ लिए, प्रमाण पत्र मिल गया, लेकिन नौकरी के लिए तलाश है। कारण कि उनके पास न तो किसी काम को करने का ज्ञान है, न शरीर में ताकत ही है। कारण कि काम कराया नहीं गया तो शरीर में ताकत नहीं हो उस काम को करने के लिए। और बात कि सर्दी गर्मी बरसात सहन करने का सामर्थ्य नहीं है। कभी सर्दी में घूमे नहीं, गर्मी में निकले नहीं, जहाँ गए पंखे के हवा में रहे तो एसी में रहे, तो सर्दी गर्मी बरसात सहन कैसे कर सकते? इसलिए जीवन बेकार है भाई। अन्न तो कुछ भी करोगे, कितने भी पैसा कमा लोगे, अन्न तो खाने को चाहिए। मान लो सब लोग जो है यही काम करने लग जाओ, एसी में बैठ जाओ, भाई अन्न का उपज करेगा कौन? अन्न तो उपज होना चाहिए ना। अन्न नहीं रहेगा तो क्या खाओगे? रुपया या सोना चांदी खाओगे? हीरा मोती खाओगे? नहीं, खाने के लिए अन्न ही चाहिए। अन्न प्राणदाता है, प्राणदाता अन्न ही है और दूसरा नहीं है। हीरा मोती सोना चांदी ये प्राणदाता नहीं है। सदा ध्यान रखना, कितने भी पैसे वाले बन जाओगे अन्न ही खाओगे। ये भूल सुधारो सब लोग और अंग्रेजी शिक्षा नीति को हटाओ। बीएड के पुस्तक में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी लोग हमारे शिक्षक नहीं सुधर रहे हैं। और शिक्षा विभाग को तो पूरा पता है, लेकिन जानबूझ करके हमारे भारत को बर्बाद करने के लिए फिर भी अंग्रेजी शिक्षा नीति के बढ़ावा दिया जा रहा है। अब धीरे धीरे भारत सरकार कुछ सुधार कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते। क्या कहते? भाई मनुवादी सिद्धांत आ जाएगा तो हमारा भारत बर्बाद हो जाएगा। मनुवादी सिद्धांत को जरा नज़दीक से जाकर के देखो। मनुवादी सिद्धांत कितना था? आज से 2000 वर्ष पहले, यानी 1900 वर्ष पहले, 2000 पूरा होते हो तो 20वीं सदी में, अरे 20वीं सदी के प्रथम में, ये 20वीं सदी आरंभ हुआ ना, इसके प्रथम में हमारा भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्या यही अंग्रेजी शिक्षा का देन था? क्या आज है भारत सोना का चिड़िया? बेकार हो गया, खराब हो गया, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। सब लोग कहते कि भाई जो कुछ था तो विदेशों में था, जो कुछ आया तो विदेश से आया, भारत में तो कुछ था ही नहीं। कारण कि यहाँ के विज्ञान को छिपा लिया गया, यहाँ के योद्धाओं के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ एक वैज्ञानिक हुए उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। यह सभी कुछ था भारत में। हम इस वीडियो में कितना बताएं, कोई वीडियो में बताया हूँ, जरा वीडियो को ध्यान से सुनना और जानना। और इसी विदेशी परंपरा का ही देना है कि आज वृद्धाश्रम भारत के हर शहरों में देखने में आ रहा है। अब तो हमको लगता है हर गांव-गांव में खोलना पड़ेगा। जैसे ये माता पिता का अपमान हो रहा है और माता पिता स्वयं किए उसका फल भोग रहे हैं। क्यों भाई? तो हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ेगा तो आगे होगा नहीं, तो आगे तो हुआ, तो अब आपके उसी आगे होने का नतीजा, उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। क्यों बुरा लग रहा है भाई? इंग्लैंड का परंपरा तो जरा देखो, वहाँ कोई माता पिता के साथ में लड़का लड़की रहता नहीं, माता पिता स्वयं अलग कर देते, सब अलग अलग अकेले पड़े रहते। वहाँ तो परंपरा ही नहीं है। बस वहाँ स्त्री पुरुष भी बहुत कोई निश्चित नहीं है, कोई स्त्री पुरुष साथ में रहे।
आज इसी औरत के साथ में तो कल दूसरे औरत के साथ में, कल परसों तीसरे औरत के साथ में, और दिन में ही ने 2 4 5 औरत जो बदल ले, स्त्री 2 4 मर्द को बदल ले। यहाँ कोई परंपरा ऐसा नहीं था, लेकिन भारत में परंपरा हमारे आ रहा है, लड़का लड़कियाँ उसी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ये दुखदाई का घर होगा। फिर भारतीय परंपरा को जरा ध्यान देना। विदेशों में, अमेरिका में जाकर के देखो, भारतीय परंपरा को लोग अपना रहे हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाया जा रहा है, यहाँ के पूजा पद्धति को अपनाया जा रहा है, यहाँ के सनातनी नियम को अपनाया जा रहा है, रूस अपना रहा है। और जर्मनी तो पहले से ही अपनाया हुआ है। जर्मनी तो कहते, जर्मनी के लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज आर्य थे, हम लोग भारतवासी हैं, हमारे पूर्वज भारत के थे। लेकिन अभी अभी कुछ वर्षों से अमेरिका में ये परंपरा चल रहा है और धीरे धीरे वहाँ बढ़ता ही जा रहा है। जाकर के वृंदावन में देखो, जाकर के ऋषिकेश में देखो, जाकर के पुष्कर राजस्थान में देखो, भारत में आकर के लोग यहाँ आसन प्राणायाम करते, भारतीय पद्धति को अपनाते, भारतीय पूजा पाठ के पद्धति को अपनाते, यहाँ के सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या देख रहे हैं कि बस सब अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। अंग्रेजी से क्या है कि भारत पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात ध्यान में रखना। अगर अंग्रेजी को अपना रहे हो तो इंग्लैंड वाले फिर यहाँ के ईस्ट इंडिया ऑफ लाइब्रेरी से पुस्तक क्यों ले गए? भारतीय परंपरा को अपनाए, यहाँ के शिक्षा पद्धति को अपनाए। जो तकनीकी और विज्ञान है भारत का देन है, वहाँ का कुछ नहीं है। यहाँ के पुस्तकों से देखो, ऋग्वेद को उठा करके देख लो, ऋग्वेद में क्या चीज़ नहीं है? ऋग्वेद में सब कुछ भरा हुआ है। बहुत से साइंस के पुस्तक है हमारे भारत में। एक यंत्र सर्वस्व है, वो बड़ोदरा पुस्तकालय में रखा हुआ है, जो वहाँ जा कर के देखो। यंत्र सर्वस्व में जहाज़ों के विषय में वर्णन है, किस्म किस्म के विमान बनाने की पद्धति उसमें बताई गई है। और वो कर्नाटका के अंकेल तहसील में खोदाई में मिला था, जमीन में। वो यंत्र सर्वस्व नाम का पुस्तक महर्षि भारद्वाज ने लिखा था। वो पुस्तक अभी बड़ोदरा पुस्तकालय में, संग्रहालय में रखा, पुस्तकालय में रखा हुआ है। देखो, बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। उस बड़ोदरा का मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, ये बहुत चीज़ें नहीं, सब कुछ भारत में ही था। यहाँ से विदेशों में गया है। विदेशों में क्या था? कुछ नहीं था। इतिहास देखने से पता चलता है कि भारत में ही सब कुछ था, भारत से सब कुछ विदेशों में गया है। और बहुत सी वीडियो में सुनना, हमने बताया है। यहाँ की लोहा की जो अच्छी पद्धति थी बनाने के लिए, सूत्र था, लोहा लोग अच्छे यहाँ बनाए, क्योंकि भारत के लोहा जो है विदेशों के बाज़ारों में सोना के भाव में बिकता था। वो सूत्र किसी देश में नहीं था। देखो, भारत पीछे नहीं, भारत आगे है। और अंग्रेजी का ही देना है। हम बार बार यही कहेंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य था वृद्धाश्रम के ऊपर बोलना। तो अपने बच्चों को जो बढ़ाए ना, उसी का परिणाम आप सब लोग भोग रहे हो। और आज जो बच्चे तुम लोग वृद्धाश्रम में नहीं जाना चाहते हो, तो भारतीय परंपरा को अपनाओ। नहीं तो ये ऋषियों का देश था, और इसी परंपरा को अपना करके विदेश आगे बढ़ रहा है। और तुम्हें तो शर्म नहीं आता है, अपने ऋषियों को लात मार करके विदेश के नीची सिद्धांत को, गलत संस्कृति को अपना करके बर्बाद होते जा रहे हो। शर्म आना चाहिए कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हो। अपने ऋषियों को नीचा दिखा रहे हो, अपने पूर्वजों को लात मार रहे हो। कभी तुम सबका कल्याण नहीं होगा। इसलिए ऋषियों के बनाए हुए सिद्धांत को अपनाओ। हमारा यही आप लोगों से भाई कहना है। नहीं अपनाओगे तो आप आज जो देख रहे हो ना, अनाथ वृद्धाश्रम में रोते बिलखते माता पिता, देखना जा कर के। कितने कह रहे कि जीते ही मर गए, हमारे बच्चे थे लेकिन मर गए जिंदे। ऐसा मैं सुन रहा हूँ। तो आज गाँव में भी ऐसा सुन रहा हूँ। क्या कहें, हमारे तो सब हैं, लेकिन हमको कोई देखने वाला नहीं है। अनाथ में पड़ा हूँ, जिंदे ही सब मर गए। यही कहलवाना अगर पसंद है तो भाई ठीक है। और तुमको भी कहना अगर हो कि जिंदे ही मर गए, तुम्हारे बच्चे बच्ची को जिंदे ही मार डालना, ये अगर अच्छा लगे तो भाई ये विदेशी परंपरा को अपनाओ। ये विदेशी परंपरा का देन है कि वृद्धाश्रम 6 फरवरी 1911 में एरिजीना में शुरुआत हुआ, अमेरिका में। वहाँ से पूरे धीरे धीरे हर देशों में फैल गया। भारत में तो हर गांव में देख रहा हूँ कि अब आने की नौबत आ गई है। गांव शहरों में तो है ही।
शहरों में तो बहुत से वृद्धाश्रम है, छोटे छोटे कस्बा में भी है। इसलिए वृद्धाश्रम से बचना चाहते हो, सुख शांति से जीना चाहते हो, तो ये अंग्रेजी परंपरा को छोड़ो और भारत की जो वैदिक शिक्षा नीति थी उसको अपनाओ। वैदिक शिक्षा नीति देखो, वैदिक में दो वैदिक है, उत्तर वैदिक और वैदिक। तो वैदिक कालीन शिक्षा नीति हमारी बहुत उच्च कोटि की थी, इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा नीति को अपनाओ और आगे बढ़ो, सुखी रहो, आनंद में जियो, आनंद में रहो, अपने बाल बच्चा परिवार में रहो, संगठित परिवार रहोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर आंख उठा करके देख सके। आपको सताने की बात तो दूर, डरेंगे लोग। आप शांति से जी सकते हो, सुख से जी सकते हो। और हम कितना कहें, और कहते कहते तो भाई हमारा कितना भी कहते रहेंगे, मन भरेगा नहीं। आप लोग को बहुत समझाना चाहते और कितना समझाएं, और हम अपना सुझाव आप लोग दिए। आप लोग की जैसी इच्छा हो वैसी करना, हम तो आप लोगों को सुझाव ही दे सकते हैं। हमारे जितने वीडियो होंगे सभी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने सुझाव ही दिया है। आप लोग की मर्जी हमारी है जी, आप लोग अपनाओ या मत अपनाओ। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम बोल रहा हूँ। जय हिंद।